hope you all are fine. And today we are going to continue our chapter number 4 of your science, that is structure of atom. So let's start. So in previous chapter we will study that हमने पढ़ा था previous chapter में that कि atoms क्या होते हैं, ठीक है, और जो different matters होते हैं, ठीक है, वो atom के बने होते हैं, ठीक है. atom is the main building block of the elements. और फिर जो different elements हैं उनमें different type of atoms जो है वो exist करते हैं, ठीक है. फिर हमने डाल्टन की एटॉमिक की थ्योरी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी थी, ठीक है. नाउ हमने पढ़ना है कि जो एटम है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो एटम होते हैं वो दे आर नॉट डिविजिबल, वो डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है. बट नाउ जो साइंटिस्ट थे वो चाहते थे कि हम और सर्च करें, हम देखें कि क्या एटम डिविजिबल है, ठीक है, क्या एटम डिवाइड हो सकता है. सो on the first indication the atoms are not divisible come from the studying static electricity and a condition under which the electron is conducted by the different substances. तो इस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ने के लिए डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किए हुए हैं, ठीक है. सो वी विल स्टडी दैट. सो ये फर्स्ट टॉपिक है चार्ज पार्टिकल इन मैटर. For understanding the nature of the charge particle in matter, let us carry out the following activities. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जब भी हम कभी अपने हैंड्स को रबिंग करते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स को रबिंग करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं, ठीक है. दो ऑब्जेक्ट को जब हम रब करते हैं सो दे आर इलेक्ट्रिकल, दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज. सो वाई दिस इज हैपनिंग, ठीक है, वो चार्ज उनमें कहाँ से आता है, ठीक है. सो द क्वेश्चन कैन आंसर बाय नोइंग दैट द एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल. तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर यही निकल के आता है कि जो एटम है मे बी उसके अंदर जो चार्ज है वो प्रेजेंट है और वो डिविजिबल है, ठीक है. तो इसी तरह 1900 में एटम वाज नॉट अ सिंपल इंडिविजुअल पार्टिकल. ये इन्वेंट किया गया कि जो एटम है वो इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है बट इट कंटेन एटलीस्ट वन सब एटमिक पार्टिकल, सो दैट इज इलेक्ट्रॉन, कि वो सब एटमिक पार्टिकल जो है वो कंटेन करता है, सो दैट इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है. सो नेक्स्ट इज, उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन था ये किसके द्वारा आइडेंटिफाइड किया गया, जे थॉमसन के द्वारा. देन आफ्टर दैट गोल्डस्टेन इन 1886 उन्होंने डिस्कवर किया प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन, अ गैस डिस्चार्ज एंड कॉल देम एज अ कैनल रेज. दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज. फिर इस तरह जो गोल्डस्टेन थे उन्होंने 1886 में ये डिस्कवर किया कि जब उन्होंने गैस डिस्चार्ज को पास किया, ठीक है, न्यू रेडिएशन एंड गैस चार्ज, उन्होंने देखा कि जो प्रेजेंस ऑफ एक रेडिएशन जो है गैस डिस्चार्ज में नोटिस की गई जिसको उन्होंने कैनल रे बोला, वो पॉजिटिवली चार्ज थी, ठीक है. और उससे क्या हुआ, अल्टीमेटली एक और सब एटॉमिक पार्टिकल की क्या हो गई, डिस्कवरी हो गई, ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज था, ठीक है. तो इस तरह हमारे पास दो जो एटम के अंदर प्रेजेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसकी इन्वेंशन हो गई. सो वन इज़ प्रोटॉन जिसको हम P से डिनोट करते हैं एंड सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रॉन जिसको हम स्मॉल e से डिनोट करते हैं. सो वी पुट द नेगेटिव साइन ऑन इलेक्ट्रॉन एज वेल एज पॉजिटिव साइन ऑन प्रोटॉन, ठीक है. द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी निग्लिजिबल, ठीक है. जो मास ऑफ द प्रोटॉन था उसको लिया गया एज 1 यूनिट, ठीक है, वेयर एज जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसको निग्लिजिबल लिया गया, ठीक है. Then after that it seems highly likely that atom was composed of proton and electron mutually balancing their charge. It also appeared that the proton were in the interior of the atom for whereas electron could easily be peeled off but not proton. अब इससे यही इन इन्वेंशन से यही अंदाज़ा लगाया गया कि जो आपका एटम है उसके अंदर सब एटम प्रेजेंट हैं, दैट इज़ योर इलेक्ट्रॉन एज वेल एज द प्रोटॉन, ठीक है. और ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ये इंटीरियर में प्रेजेंट है, ठीक है. वेयर एज जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम पील ऑफ कर सकते हैं बट जो प्रोटॉन है उसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है. सो अब क्वेश्चन ये राइज हुआ कि अगर इसमें सब एटॉमिक प्रेजेंट हैं, ठीक है, अगर एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं तो हाउ दे आर अरेंज्ड इनसाइड, वो इनसाइड में कैसे अरेंज्ड हैं, ठीक है. तो इसके लिए देन आपके पास आ गया कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम
क्या होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि डाल्टन ने ये थ्योरी दी थी कि जो एटम्स हैं वो इंडिविजिबल हैं, वो इंडिस्ट्रक्टिबल हैं। ठीक है, बट द डिस्कवरी ऑफ टू फंडामेंटल जो पार्टिकल्स हमने सब एटॉमिक पार्टिकल हमने डिस्कवर की है, उन्होंने क्या किया, इस थ्योरी को फेल कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो थ्योरी बोल रही थी कि जो एटम है वो डिविजिबल नहीं है, वही एंड है। बट ऐसा नहीं है, एटम के अंदर भी समहाउ सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जे थॉमसन ने एक मॉडल ऑफ एटम दिया। ठीक है, वो उन्होंने क्या मॉडल दिया कि उन्होंने एटम को एक जैसे एज अ वाटरमेलन की तरह या क्रिसमस पुडिंग की तरह उसने एक्सप्लेन किया कि जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो बाहर प्रेजेंट, जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो बाहर प्रेजेंट है, वेयर एज जो वाटरमेलन के अंदर सीड्स आर लाइक नेगेटिव चार्जेस। तो एटम ऐसा होता है जो रेड पोर्शन है वो पॉजिटिवली चार्ज है और जो अंदर सीड्स लाइक स्ट्रक्चर है दीज आर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो यू कैन सी लाइक दिस। सो ये उन्होंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है, दिस इज कि जो ये बाहर वाली आउटिंग है दैट द ग्रे सरफेस, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, वेयर एज जो ये अंदर इनसाइड प्रेजेंट है दैट इज द नेगेटिव चार्ज। तो थॉमसन ने इस तरीके से क्या किया, जो एटम का स्ट्रक्चर था उसको डिफाइन किया कि इस तरह से ये जो है एक्सप्लेन होंगे। ठीक है, अंदर अरेंज्ड होंगे। तो थॉमसन प्रपोज दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अंदर फिटेड है, जस्ट लाइक दिस कि जो एटम है वो कंसिस्ट होता है पॉजिटिव चार्ज का और उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसी तरह वो क्या करते हैं, उनका सेम मैग्नीट्यूड होने के कारण वो एटम को बैलेंस करते हैं। ठीक है, दो Thomson model explained that atoms are electrically neutral. The result of experiment carried out by others from could not explain by this model. अब क्या हुआ, जब किसी और साइंटिस्ट ने इनको स्टडी किया तो जो पोस्टुलेट या जो थॉमसन ने बताया था कि ऐसा पॉसिबल है, बट वो चीज़ें निकल के बाहर नहीं आई जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसको परफॉर्म किया। तो उससे क्या हो गया, ये जो मॉडल है वो समहाउ नहीं इतना उभर पाया एक्सप्लेन करने में के लिए कि एटम की थ्योरी क्या है। ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर क्या है। सो देन नेक्स्ट कम अप आए रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। जो रदरफोर्ड मॉडल है वो बाहर आया फिर। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। व्हाट ही डिड इन दिस एक्सपेरिमेंट, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल जो था उसको फॉल किया गया थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर। ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल, ठीक है, जिसका सोर्स क्या था हीलियम, उसके थ्रू जो रेज निकली उन्होंने उसको थिन गोल्ड फॉइल पे फॉल कराया। ठीक है, ही सिलेक्टेड गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांट टू एज अ थिन लेयर एज पॉसिबल। ठीक है, उन्होंने एक थिन लेयर ली बिल्कुल, जिसमें 1000 एक जो एटम है वो प्रेजेंट हो, उतनी थिकनेस थी उसकी। अल्फा पार्टिकल आर डबली चार्ज हीलियम आइंस। ठीक है, देन इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द अल्फा पार्टिकल विल बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम. Since the alpha particles were much heavier than the proton, he did not expect to the large deflection. ठीक है, तो अब उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि जो अल्फा पार्टिकल हैं वो डिफ्लेक्ट बाय करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इन द गोल्ड एटम, लेकिन कि जो अल्फा पार्टिकल थे वो ज़्यादा हैवियर थे प्रोटॉन से, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू बी लार्ज. उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा लार्ज डिफ्लेक्शन शो करेंगे. बट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट. बट एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे उन्होंने कुछ अलग ही रिजल्ट दिया जैसा उसने सोचा था उसके परे. मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल. अब ये हुआ कि जब उन्होंने रेज अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक किया गोल्ड फॉइल पे, तो जो मैक्सिमम ऑफ द रेज थी, मैक्सिमम ऑफ द रेज जो थी वो तो सीधा ही निकल गई. ठीक है, मैक्सिमम ऑफ द रेज वो पास आउट हो गई. ठीक है, नेक्स्ट वन उन्होंने देखा कि जो कुछ रेज हैं, ठीक है, कुछ रेज जो थी वो सम ऑफ द रेज वर डिफ्लेक्टेड बैक बाय द फॉइल बाय द स्मॉल एंगल. कुछ रेज ऐसी थी जो डिफ्लेक्टेड बैक हो रही थी लाइक दिस. ठीक है, वो स्मॉल गैप से ही क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट बैक हो रही थी. और कुछ रेज ऐसी थी, सम रेज आर लाइक दैट
कि वो लार्ज एंगल लेके क्या हो रही थी, वापस आ रही थी। यानी सरप्राइजली कि जो 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल अपेयर टू बी, तो कुछ जो थी वो वापस आ रही थी। तो उससे क्या हुआ कि जो 3 टाइप ऑफ ये जो रेज का डिफ्लेक्शन था या रिफ्लेक्शन था वो सामने आया, ठीक है। कुछ जो थी वो पास हो गई, कुछ जो थी वो वापस आई, कुछ जो थी वो ज़्यादा एंगल लेके वापस रिफ्लेक्ट बैक हुई। तो इससे क्या हो गया, थोड़ा जो अंदाज़ा था वो हम लगा सकते थे कि अब क्या है अंदर, क्या प्रेजेंट है। लेट अस थिंक ऑफ द एक्टिविटी इन द ओपन फील्ड। तो उन्होंने ऐसे अंदाज़ा लगाया कि जैसे सपोज करो अगर हम एक चाइल्ड को स्टैंड करेंगे, ठीक है, वॉल के ऊपर, और हम वॉल के ऊपर हिट करेंगे, तो ठीक है, जो बच्चा है वो इजीली डिस्टिंग्विश करेगा कि उसको जितनी बार साउंड आएगी उतनी बार हमने वॉल पे बॉल को स्ट्राइक किया। बट अगर हम गैप वाली वॉल रखेंगे, ठीक है, और हम 10 बार अगेन बॉल्स वही 10 बार वापस फेंकेंगे, बट कुछ बॉल्स हैं वो स्ट्राइक करेंगी सरफेस पे, बट कुछ बॉल्स ऐसी होंगी जो गैप से पास आउट हो जाएंगी। तो उन्होंने यही बताया कि जो मोस्ट ऑफ द स्पेस जो इनसाइड द एटम है वो क्या है, एम्प्टी है। इसी वजह से जो फॉइल के बीच में से जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए, पास हो गए। वो इसीलिए पास हो गए क्योंकि एटम के अंदर जो काफ़ी सारी स्पेस है वो प्रेजेंट है। Very few particles are deflected from their path, indicate that the positive charge of the atom occupies very little space. अब कुछ very few जो atoms थे वो वापस हुए, तो ये indicate हुआ कि जो positive charge है वो काफ़ी कम प्रेजेंट है, ठीक है। A very small fraction of alpha particle were deflected by 180 degrees Celsius, indicate that all the positive charge and the mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom. अब उसने ये अंदाज़ा लगाया कि जिस हिसाब से कई एटम जो है वो 180 डिग्री से पास ऑन हो गए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कि कुछ अमाउंट में ही, कुछ कंसनट्रेटेड में ही जो एटम के पॉजिटिव चार्ज हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। फ्रॉम द डेटा ही आल्सो कैलकुलेटेड दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 5 टाइम लेस देन दैट ऑफ द रेडियस ऑफ द एटम। तो उन्होंने ये भी अंदाज़ा लगाया कि जो एटम का साइज़ है, ठीक है, जो एटम का साइज है दैट इज 5, वो भी क्या है 10.5 टाइम्स जो है वो लेस है रेडियस ऑफ द एटम से, ठीक है। On the basis of this theory, Rutherford forwarded the nuclear model of the atom which had the following feature. अब according to उनके एक्सपेरिमेंट के हिसाब से कि जो मॉडल होगा वो कैसा होगा एटम का, देयर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज सेंटर्ड इन द एटम जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज जो है वो सेंटर में प्रेजेंट है और उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम इन द न्यूक्लियस, ओके, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर पाथ में जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द एटम। अब जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस है वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू एटम, ठीक है। एटम के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रॉन का साइज है वो क्या है, बहुत ही कम है। Then next is drawback of Rutherford model of atom. अब ये हुआ कि रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स भी थे कुछ, एनी पार्टिकल। अब इसमें ये आया कि जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व हो रहा है, जैसे उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर है, तो उन्होंने बोला कि जब एक सबस्टांस मूव करेगा उसमें एक्सेलेरेशन होगी तो एनर्जी ज़्यादा वो इवॉल्व होगी, तो उससे क्या होगा कि जब वो एनर्जी अपनी लूज़ कर लेगा तो तब उससे क्या होगा कि वो फॉल ऑफ करेगा और वो एटम में ही, एटम के न्यूक्लियस में ही फॉल ऑन कर लेगा इलेक्ट्रॉन। तो एटम स्टेबल कैसे रहेगा, जैसे कि हम जानते हैं कि जो एटम है वो क्वाइट क्या है, स्टेबल है। तो ये चीज़ जो थी ये उनके मॉडल की क्या बनी, ड्रॉबैक बनी। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए बोहर मॉडल ऑफ एटम जो था वो सामने आया, ठीक है। उन्होंने बोला कि ओनली सर्टन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउडेड इनसाइड द एटम। अब ये बोल रहे हैं कि कुछ जो
स्पेशल ऑर्बिट्स है, ठीक है, जिसको हम डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोलते हैं, वो अलो की जाती हैं एटम के इनसाइड. वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी. बोर ने बताया कि जैसे कुछ साइंटिस्ट बोल रहे थे कि जब वो रिवॉल्व करेगा बाहर, एनर्जी रिलीज होगी तो वो फॉल इन कर देगा एटम के अंदर ही, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है. जो डिस्क्रीट पार्ट पे रिवॉल्विंग होती है उसमें एनर्जी जो है वो रेडिएट नहीं होती है, ठीक है. दीज ऑर्बिटल और द शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल. यही ऑर्बिटल्स और जो शेल्स हैं इनको हम एनर्जी लेवल कहते हैं. एंड दीज शेल्स और ऑर्बिटल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल KLMN, ठीक है, और इनको हम क्या नंबर देते हैं 1 2 3 एंड 4. सो दीज आर दिस, ठीक है. सो ये आपकी न्यूक्लियस है, दैट इज योर पॉजिटिवली चार्ज एरिया, ठीक है. देन दे आर द 1 2 3 4, दीज आर द सब शेल, ठीक है. ये जो है आपकी, ये क्या है, सब शेल, ठीक है. तो बोहर ने बताया कि एक ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ऑर्बिट्स प्रेजेंट होती हैं, जिनके अंदर हम जो सिर्फ इनसाइड एटम अलाउड होती हैं और उनके अंदर रिवॉल्विंग में जो एनर्जी है वो रेडिएट नहीं होती है, ठीक है. और उनको हम एनर्जी लेवल्स बोलते हैं और उनको हम डिनोट करते हैं KLMN से, और हम उनको नंबर देते हैं फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिटल, ठीक है. सो दिस इज अबाउट दी बोर मॉडल ऑफ एटम. सो इसके साथ ये था कि जो चैडविक थे उन्होंने 1934 में फिर डिस्कवर किया कि इंस्टेड ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, वन मोर सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट, ठीक है. एक और सब एटॉमिक जो पार्टिकल है वो प्रेजेंट है, ठीक है. एंड दैट पार्टिकल इज नाउन एज न्यूट्रॉन, ठीक है. और वो पार्टिकल कौन सा है, न्यूट्रॉन. सो हेयर इज द न्यूट्रॉन, ठीक है. सो जो न्यूट्रॉन है उसको हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है. एंड द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है. इट वाज इवेंचुअली नेम एज न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है. न्यूट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, ठीक है. दे आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम एक्सेप्ट किसके, हाइड्रोजन के अंदर जो न्यूट्रॉन है वो प्रेजेंट नहीं होता है. एंड द मास ऑफ, जो हम कभी मास जो एटम्स का देते हैं तो इट इज़ जस्ट सिंपली द अमाउंट ऑफ द मास ऑफ सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज द मास ऑफ द एटम. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट इज द मास ऑफ द एटम, ठीक है. एंड योर मॉडल, वेरियस मॉडल्स जो जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को क्या डिफाइन किया कि उसके अंदर कौन कौन से सब एटॉमिक जो हैं वो प्रेजेंट है.